थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2024 की दी ऑर्डर। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है जहां व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट पैसे और हथियारों के दम पे एफबीआई और अमेरिकन गवर्नमेंट को गिराने का प्लान करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि अमेरिका में सिर्फ व्हाइट लोगों का राज हो। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज के वीडियो की तरफ और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1983 में अमेरिका के आइडाहो स्टेट से, जहां रात को एक कार में कुछ आदमी जंगल की तरफ जा रहे हैं। इस कार में 3 आदमी हैं जिनके नाम हैं गैरी, ब्रूस और वॉल्टर, और ये तीनों अपने ग्रुप के लीडर बॉब मैथ्यूज से मिलने एक कैंपिंग साइट पे जा रहे हैं। एक सुनसान जगह पे कार रोक के ये तीनों कार से उतरते हैं और रोड से उतर के जंगल की तरफ आते हैं, जहां गैरी पीछे से वॉल्टर को बिना किसी वार्निंग के शूट कर देता है क्योंकि इनके लीडर बॉब के अकॉर्डिंग वॉल्टर बेहद ज्यादा बात करता है और इनके मिशन को एक्सपोज कर सकता है, जिस मिशन के बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। और वॉल्टर को मार के ये दोनों उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज करके वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम टेरी नाम के एक एफबीआई एजेंट को देखते हैं जो अपने ट्रांसफर के बाद वॉशिंगटन से आइडाहो के क्योडे एलन शहर आता है और बड़े शहर के कंपैरिजन में ये जगह बेहद ही शांत और सुंदर होती है। टेरी नोटिस करता है कि शहर के होटल्स और बार में खुलेआम के पोस्टर लगे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है क्योंकि ये लोग हिटलर की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और सभी ज्यूज, ब्लैक्स और दूसरी देश के लोगों को हेट करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि अमेरिका एक आर्यन नेशन यानी व्हाइट लोगों का देश बन जाए। टेरी शहर के आसपास के पहाड़ों को एक्सप्लोर करता है और अपने नए ऑफिस जाके उन लोगों की फाइल्स चेक करता है जो क्लैन की इस वाइट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक ग्रुप लीडर बॉब मैथ्यू को अपने शहर से दूर वॉशिंगटन में देखते हैं, जिसके साथ उसके साथी गैरी और ब्रूस हथियारों के साथ एक बैंक के सामने कार में बैठे हैं। ये लोग पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी एक्सप्लोजन का वेट कर रहे होते हैं, पर वो बॉम्ब नहीं फटता और बॉब अपने साथियों के साथ मास्क पहन के बैंक में घुस जाता है और ये सभी गन पॉइंट पे बैंक में से ढेर सारा कैश चुरा लेते हैं और एक पुलिस वाले की कार के टायर्स को पंचर करके वहां से भाग निकलते हैं। उधर टेरी शहर के पुलिस स्टेशन में जाता है और व्हाइट गैंग्स के बारे में पूछताछ करता है, पर शहर का शेरिफ कहता है कि उन लोगों के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो बात बिल्कुल झूठ होती है। टेरी जब स्टेशन से बाहर आता है तब जेमी नाम का एक यंग पुलिस वाला पार्किंग में उससे मिलता है और कहता है कि शहर के लोग और लोकल पुलिस कभी एफबीआई की हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि क्लैन के लोग क्रिश्चियनिटी की शील्ड में ये सब ब्रेन वॉशिंग करते हैं और यहाँ कोई भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं बोल सकता। जेमी अपनी शिफ्ट के बाद उसे अपने घर लेके जाता है और यहाँ का लोकल रेजिडेंट होने के नाते वो टेरी को इस ग्रुप के बारे में सब बताता है। जेमी कहता है कि वॉल्टर नाम का मेरा एक स्कूल फ्रेंड भी इस ग्रुप का पार्ट है और कुछ महीने पहले वो एक रात मुझे एक बार में मिला था और उसने मुझे नशे में बताया था कि ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं जिसके लिए वो ढेर सारे हथियार और पैसे जमा कर रहे हैं। टेरी उससे पूछता है कि इस वक्त ये वॉल्टर हमें कहाँ मिलेगा, जिसपे जेमी कहता है कि वॉल्टर पिछले 1 हफ्ते से मिसिंग है, पर कोई भी उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने नहीं आ रहा। उधर हम बॉब को देखते हैं जिसके साथ ही सक्सेसफुल रॉबरी के लिए क्लैन का क्रॉस जला रहे होते हैं और वो अपने एक कंपाउंड में जाता है जहां रॉबरी का पैसा और ढेर सारे हथियार रखे होते हैं। बॉब वहां एक एक्स आर्मी मैन सैम से मिलता है जो इनकी मूवमेंट से जुड़ गया होता है और वही इन्हें ऑटोमेटिक हथियार चलाने और बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग देने यहाँ आया होता है। अपना काम खत्म करके शाम को बॉब अपने घर जाता है और अपनी वाइफ और बेटे से मिलता है जिन्हें उसके काम और मिशन के बारे में सब पता होता है। बॉब अपने बेटे को सुलाने के लिए दी टर्नर डायरीज नाम की एक बुक पढ़ के सुनाता है जिसमें अमेरिका को व्हाइट लोगों का एक आर्यन नेशन बनाने की बातें लिखी होती हैं। अगले दिन टेरी जेमी के साथ वॉल्टर के घर जाके उसकी वाइफ से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने अभी तक वॉल्टर की मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं करी। वो रोने लगती है और जेमी से कहती है कि वॉल्टर को आखिरी बार मैंने गैरी और ब्रूस के साथ देखा था और उसने जाते वक्त कहा था कि वो उनके साथ कैंपिंग करने जा रहा है, पर उस रात के बाद वो कभी वापस नहीं आया। टेरी जेमी के साथ इस गैरी और ब्रूस को ढूंढने निकलता है और जंगल के रास्ते में ये एक जली हुई कैंप साइट के पास भी रुकते हैं जहाँ इन्हें टर्नर डायरीज नाम की आधी जली हुई बुक मिलती है जो सभी व्हाइट गैंग वाले पढ़ते हैं। वहां से कुछ दूर इन्हें एक फ्रेश खोदा हुआ गड्ढा मिलता है जहाँ खोदने पर इन्हें उसमें वॉल्टर की डेड बॉडी मिल जाती है।
ये वही वॉल्टर है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था और लोकल पुलिस के वहां आने पर टेरी उनसे कहता है कि इस केस को अब सिर्फ FBI वाले इन्वेस्टिगेट करेंगे। जेमी टेरी से कहता है कि रिचर्ड बटलर नाम का एक प्रीस्ट है जिसने आर्यन नेशन को शुरू किया था और उसका हेडन लेक नाम की एक जगह पे अपना एक चर्च है जहां वो व्हाइट पावर की बातें करता है और ये सभी लड़के वॉल्टर, ब्रूस और गैरी भी बचपन में वहीं पढ़ा करते थे। इसलिए टेरी जेमी के साथ हेडन लेक जाता है। ये जगह एक ब्रेन वॉशिंग फैक्ट्री होती है जिसकी बाउंड्रीज पर हथियारों के साथ आदमी खड़े होते हैं और यहाँ रहने वाले छोटे बच्चे भी टेरी को हिटलर के नाजी सैल्यूट कर रहे होते हैं। ये दोनों उस चर्च में जाते हैं जहां हर जगह नाजी झंडे लगे होते हैं और टेरी रिचर्ड बटलर को गैरी और ब्रूस की फोटोज दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे ये दोनों स्टूडेंट्स एक मर्डर में सस्पेक्ट हैं और हमें डाउट है कि ये लोग बैंक रॉबरीज भी कर रहे हैं, इसीलिए मुझे इनकी लोकेशन चाहिए। पर बटलर कहता है कि ये दोनों लड़के सालों पहले हमारा चर्च छोड़ चुके हैं क्योंकि ये हमारी प्रिंटिंग प्रेस में नकली नोट बनाते हुए पकड़े गए थे और तब से हमने इन्हें अपने ग्रुप से निकाल दिया था। चर्च से बाहर जाते हुए टेरी को वो टर्नर डायरीज नाम की बुक दिखाई देती है और बटलर उसे वो बुक पढ़ने के लिए देता है और कहता है कि ये बुक पढ़ने के बाद तुम भी व्हाइट अमेरिका बनाने की मूवमेंट में जुड़ जाओगे। उधर हम बॉब को देखते हैं जिसने अपने घर पे अपने और अपने ग्रुप की फैमिलीज के लिए एक पार्टी रखी होती है और बॉब बटलर की बचपन में सिखाई गई बातों को कई स्टेप्स आगे लेके जाने वाला होता है। बॉब ने आर्यन नेशन से अलग होकर अपना खुद का एक ग्रुप बनाया होता है जिसका नाम होता है दी ऑर्डर और वो लोग पैसे और वॉयलेंस के दम पे एक व्हाइट नेशन बनाने के मिशन पे होते हैं जिसके लिए वो पैसे और हथियारों का एक बैंक बना रहे होते हैं ताकि अपने जैसे जवान लड़कों को रिक्रूट करके हर जगह वॉयलेंस करवा सकें। ऐसा ही एक टोनी नाम का यंग लड़का बॉब का ग्रुप ज्वाइन करने स्पेन से आता है जो कहता है कि वो एक व्हाइट यूरोपियन है जो ब्लैक लोगों से नफरत करता है और बॉब और उसके ग्रुप के लोग एक न्यू बॉर्न बच्चे को विटनेस बना के टोनी को दी ऑर्डर ग्रुप को ज्वाइन करवाने की शपथ दिलाते हैं जिसके बाद वो भी इनका साथी बन जाता है। इसके बाद बटलर बॉब को एक मीटिंग के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि FBI वाले तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं और तुम्हारा ये वॉयलेंस का रास्ता ठीक नहीं है, इसीलिए वापस हमसे मिल जाओ क्योंकि अगली सरकार हमारी ही होगी और हम पॉलिटिक्स से भी अपना गोल हासिल कर सकते हैं। पर बॉब कहता है कि वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेगा और वो इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकता। साथ ही वो बटलर के छुपे हुए स्नाइपर को भी स्पॉट करके एक लुक देता है जिसे बटलर अपनी सिक्योरिटी के लिए लाया होता है। बॉब को बटलर के आर्यन नेशन का अब कोई डर नहीं होता क्योंकि उसके पास उनसे ज्यादा हथियार और आदमी होते हैं और वो कहता है कि सरकार और FBI मुझे मेरा प्लान पूरा करने से नहीं रोक पाएंगी, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम टेरी और FBI की टीम को वॉशिंगटन के सिएटल एरिया में देखते हैं जिन्हें गैरी के यहाँ छुपे होने की न्यूज मिलती है। पर उस घर पे छापा मारने पर भी उन्हें वो नहीं मिलता क्योंकि गैरी इस वक्त एक एडल्ट मूवी हॉल में बॉम्ब लगा रहा होता है। जैसे ही वो ब्लास्ट होता है शहर के सारे पुलिस वाले उस लोकेशन पर जाने लगते हैं जिसका फायदा उठा के बॉब अपने साथियों के साथ बैंक में पैसे भरने के लिए आए एक आर्मर्ड ट्रक को लूटने लगता है। टेरी भी जेमी के साथ ब्लास्ट वाली जगह जाने लगता है पर उसे बैंक के सामने ये रॉबरी होती दिखाई दी जाती है और वो बिना बैकअप का वेट करे ही एक शॉटगन निकाल के उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है। पर जेमी फ्रीज हो जाता है और उस कार से बाहर ही नहीं आता। सारा कैश लेके जाते वक्त टेरी बॉब के गन पॉइंट पे आ जाता है पर बॉब उसे शूट नहीं करता और टेरी सिर्फ उसकी आंखें देख पाता है क्योंकि उसने फेस पे मास्क पहना होता है। अपनी कार में वापस आके टेरी जेमी पे चिल्लाता है और उसे एक बुज़दिल कहता है क्योंकि उसने बाहर आके उसकी हेल्प नहीं करी और जेमी उससे माफी मांगता है क्योंकि उसे भी पुलिस फोर्स में कुछ ही महीने हुए हैं और उसने आज तक अपनी गन फायर नहीं करी है। अगली सुबह टेरी अपना दिमाग शांत करने के लिए एक लेक के पास शिकार पे आता है जहाँ एक हिरन उससे बच के भाग जाता है और वहीं बॉब उससे मिलता है और पूछता है कि आप यहाँ नए लगते हो और आपको शिकार के लिए फिर से ट्राई करना पड़ेगा। टेरी को कोई आइडिया नहीं होता कि बॉब कौन है और कुछ देर बाद बॉब वहां से चला जाता है क्योंकि वो काफी देर से उस पर नजर रखे हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम बटलर को अपने चर्च में एक हेट स्पीच देते हुए देखते हैं जिसे बॉब बीच में इंटरप्ट कर देता है और वो कहता है कि अब बातों का टाइम खत्म हो चुका है, इसीलिए हमें अमेरिका के नॉन वाइट लोगों के अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा और वो चर्च के लोगों से हेल्प मांगता है जिसे सपोर्ट करने के लिए सभी लोग अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और बॉब की बढ़ती पॉपुलैरिटी से बटलर भी चिढ़ने लगता है।
सैम की मदद से दी ऑर्डर ग्रुप के लड़के हथियार चलाने की ट्रेनिंग पूरी करते हैं और खुद को एक जंग के लिए रेडी करने लगते हैं। बॉब अपने ग्रुप को एलन बर्ग नाम के एक आरजे के बारे में बताता है जो रेडियो पे उनकी इस व्हाइट नेशन थ्योरी का मजाक उड़ाता है और अपने लिसनर से कहता है कि इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो ब्रूस को उसे मारने का ऑर्डर देता है ताकि लोगों में उनका डर कायम हो सके। ब्रूस डेनवर शहर जाके एलन का पीछा करने लगता है और उसे उसी के घर के ठीक सामने गोलियों से भून डालता है, जिससे दी ऑर्डर ग्रुप की दहशत बढ़ने लगती है और एफबीआई वाले इस ग्रुप के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगते हैं। टेरी एफबीआई के फील्ड ऑफिस में एक मीटिंग बुलाता है और सबको वो टर्नर डायरीज नाम की बुक दिखा के कहता है कि ये लोग इसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें पहले चैप्टर्स हैं सफिशिएंट पैसे और हथियार रेडी करना और सेकंड है पॉलिटिकल और फेमस स्पीकर्स की किलिंग करवाना। इसलिए हमें इन्हें अभी रोकना पड़ेगा, वरना ये इस बुक को रियलिटी बना देंगे, जिससे देश में एक रेस वॉर स्टार्ट हो सकती है। टेरी इन्वेस्टिगेट करता हुआ पता कर लेता है कि बटलर के आर्यन नेशन से टूट के बॉब नाम के एक लड़के ने एक नया ग्रुप बनाया है और वो बॉब के पुराने घर जाके उसके पेरेंट्स से मिलता है, जहां उसे बॉब की एक फोटो मिलती है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि बॉब कितना शातिर है, क्योंकि वो कुछ दिन पहले सुबह उससे लेक के पास मिला था। टेरी एक फीमेल एफबीआई ऑफिसर जोआन के साथ बॉब के घर पहुंच जाता है और वो बॉब की वाइफ को धमकाते हैं, पर उसे नहीं पता होता कि बॉब का अगला प्लान क्या है। और सेम टाइम पे बॉब अपने ग्रुप के साथ बैंक जा रहे एक आर्मर्ड ट्रक को हाईवे पे रोक के लूट रहा होता है। बॉब के साथी ट्रक से ढेर सारा कैश निकाल के अपनी गाड़ियों में भरने लगते हैं, पर तभी पेट्रोलिंग करती एक पुलिस कार वहां आती है और बॉब पुलिस वालों पे फायरिंग करने लगता है। सारा कैश लेके हाईवे से भागते हुए टोनी की लाइसेंस हैंडगन वहीं गिर जाती है और एफबीआई पुलिस से वो गन लेके उसके ओनर का पता लगाने लगती है और अगले ही दिन वो उस रॉबरी के लिए टोनी को अरेस्ट कर लेते हैं। टेरी पुलिस लॉकअप में टोनी से मिलने आता है और उससे कहता है कि हमें बॉब समेत दी ऑर्डर ग्रुप के सभी मेंबर्स के नाम पता चल चुके हैं और मुझे ये भी पता है कि तू यूरोपियन नहीं बल्कि एक मैक्सिकन है, और अगर ये बात बॉब को पता लग गई तो वो जेल जाने से पहले ही तुझे मरवा देगा। टोनी इस बात से काफी डर जाता है, इसीलिए वो बॉब के अगेंस्ट एफबीआई का एक इन्फॉर्मर बनने के लिए मान जाता है। एफबीआई वाले अगले दिन उसे छोड़ देते हैं और गैरी और ब्रूस एक पब्लिक प्लेस में उसे लेने आते हैं और कार में बिठा के बॉब के पास ले जाने लगते हैं। टेरी इनकी इस कार का पीछा करने लगता है क्योंकि उसे बॉब तक पहुंचना होता है और वो देखता है कि बॉब एक मोटेल रूम में है और वो फौरन लोकल पुलिस और एफबीआई को बैकअप के लिए कॉल करता है। रूम के अंदर बॉब टोनी से पूछता है कि पुलिस ने तुम्हें इतना इजीली कैसे छोड़ दिया, जिसपे वो कहता है कि वो हाईवे पे हुई रॉबरी में एक सस्पेक्ट तो है, पर पुलिस के पास इस वक्त कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं था और मैंने भी उन्हें कुछ नहीं बताया। टेरी जेमी को नीचे बैकअप का वेट करने के लिए बोलता है और खुद ऊपर बॉब के रूम की तरफ जाने लगता है, पर उसी टाइम बॉब टोनी के रूम से बाहर निकलता है और टेरी उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। तभी नीचे से ब्रूस टेरी पे फायर करता है और टेरी नीचे बैठ जाता है और बॉब इसका फायदा उठा के नीचे कूद जाता है और वहां से भाग निकलता है। जेमी ये देख के कार में नहीं रुकता और बॉब के पीछे भागता है और उसका पीछा करने लगता है। जब बॉब भागते हुए एक गली में उसे चेस्ट में 2 गोलियां मारता है और जेमी की हालत देख के टेरी बॉब का पीछा नहीं कर पाता और उसके पास वापस आता है, पर एम्बुलेंस के आने से पहले ही जेमी टेरी के सामने अपना दम तोड़ देता है, जिससे उसे बेहद बुरा फील होता है। इसके बाद जोआन और टेरी फिर से बॉब के घर जाते हैं और उसकी वाइफ को उसकी गर्लफ्रेंड और बॉब की न्यू बॉर्न बेटी की फोटोज दिखाते हैं, जो देख के बॉब की वाइफ कहती है कि उसे ऑलरेडी बॉब की दूसरी गर्लफ्रेंड और बच्चे के बारे में पता है, क्योंकि उसे हमेशा से और बच्चे चाहिए थे और अब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इसीलिए बॉब ऐसे अपनी फैमिली बढ़ा रहा है। टेरी और जॉन उससे कहते हैं कि बॉब ने एक पुलिस वाले का मर्डर किया है और उसका प्लान और कई इनोसेंट लोगों की जान लेने का है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में जो कुछ भी पता है हमें सब बता दो, वरना हम उसे दिखते ही शूट कर देंगे। वो कहती है कि मुझे बॉब का आगे का प्लान नहीं पता, पर मैं ये जानती हूँ कि वो पुलिस से छुपने के लिए कहाँ जाएगा, और वो टेरी को खेतों के बीच बने एक फार्म का एड्रेस देती है और उनसे कहती है कि बॉब कभी पुलिस के आगे सरेंडर नहीं करेगा, इसीलिए तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा। उसी फार्म में इस वक्त बॉब गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर का डेक्लेरेशन टाइप कर रहा होता है और वो ब्रूस को वो पेजेस देके कहता है कि इसे हर न्यूज़पेपर तक पहुंचा दो। टेरी और जॉन एफबीआई और स्वाट टीम के साथ उस फार्म को घेर लेते हैं और बॉब ब्रूस और अपने एक साथी को वहां से भागने के लिए बोल के वहीं रुकता है।
ब्रूस और वो लड़का ज्यादा भाग नहीं पाते और उन्हें घर के बाहर ही अरेस्ट कर लिया जाता है और बॉब ऊपर वाले रूम की खिड़की से ये सब होता हुआ देखता है। टेरी की मल्टीपल वार्निंग्स पे भी जब बॉब उस फार्म से बाहर नहीं आता तब स्वाट टीम उसे अरेस्ट करने के लिए अंदर जाती है, पर बॉब ऊपर से उनके ऊपर फायरिंग करता है जिसमें स्वाट कमांडोज घायल होकर बाहर आ जाते हैं और बॉब को घर से बाहर निकालने के लिए वो उस पूरे घर में आग लगा देते हैं। पर बॉब एक गैस मास्क पहन लेता है और अभी भी उस घर से बाहर नहीं आता। टेरी भी घर के अंदर जाके बॉब को बाहर लाने का ट्राई करता है, पर बॉब मास्क पहन के बाथ टब में बैठ जाता है और आग को बढ़ता हुआ देख के टेरी भी उस घर से बाहर आ जाता है और कुछ घंटे बाद वो पूरा घर जल के खाक हो जाता है और बॉब भी उसी घर में मारा जाता है। इन दी एंड टेरी उसी लेक के पास शिकार करने जाता है जहां वो बॉब से पहली बार मिला था और एंड के क्रेडिट्स में हम पढ़ते हैं कि बॉब मैथ्यू साल 1984 के दिसंबर में विडबी आइलैंड के फार्म में जल के मर गया था और अगले 2 साल में उसके ग्रुप दी ऑर्डर के हर मेंबर को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था। आरजे एलन के मर्डर के लिए ब्रूस को 300 साल और वॉल्टर के मर्डर और रॉबरीज के लिए गैरी को 90 साल की सजा हुई थी और इसी के साथ दी ऑर्डर ग्रुप हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में देख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।